आज हम देखेंगे 10th क्लास का तीसरा चैप्टर हिंद चीन में राष्ट्रवाद। हिंद चीन में 3 क्षेत्र आते हैं, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। तीनों में सबसे बड़ा था वियतनाम, और वियतनाम में 3 भाग थे। अन्नाम, कोचिचिन, टोकी। चल देखिए अब हिंद चीन 10th क्लास का तीसरा चैप्टर हिंद चीन में राष्ट्रवाद, जिसमें 3 क्षेत्र आते हैं, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। कंबोडिया था यहीं पर एक विष्णु भगवान का, कंबोडिया में एक विष्णु भगवान का बहुत बड़ा मंदिर था, और इस मंदिर का नाम था अंकोर वाट का मंदिर। और यह मंदिर सूर्य वर्मा द्वितीय ने बनवाया था, और यह मंदिर सूर्य वर्मा द्वितीय ने बनवाया था। अब कंबोडिया में एक विष्णु भगवान का सबसे प्रसिद्ध एवं सबसे बड़ा मंदिर था। उस मंदिर का नाम था अंकोर वाट का मंदिर, और अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, और यह मंदिर सूर्य वर्मा द्वितीय द्वारा बनाया गया था 407। इसमें सबसे बड़ा वियतनाम था। वियतनाम कुल 3 भाग में थे, अन्नाम, कोचिचिन और टोकिन। और इसमें वियतनाम का क्षेत्रफल, इसमें कुल हिंद चीन का कुल क्षेत्रफल 3 लाख वर्ग किलोमीटर था। 3 लाख वर्ग किलोमीटर था। और इसमें वियतनाम का क्षेत्रफल 2.8 लाख था। 8 लाख वर्ग किलोमीटर था। अब हम देखेंगे यहां से कि हिंद चीन में राष्ट्रवाद, यहाँ के राजा जो थे, यहाँ के जो राजा थे वो बहुत ही आलसी थे। और वह मतलब अपने आप में मगन रहते थे, उसको देश से कोई मतलब नहीं था। वो राज्य अच्छे से नहीं चला पा रहा था, कि वियतनाम का कुल क्षेत्रफल 2.28 लाख वर्ग किलोमीटर है, और जो यहाँ का हिंद चीन का राजा था वह बहुत ही आलसी था। उससे देश अच्छे से चलाया नहीं जा रहा था, और उसे देश से कोई मतलब नहीं था। वो अपने कामकाज में लीन रहता था। और यहाँ पर व्यापार करने के लिए डच, ब्रिटेन, फ्रांस, स्वीडन सभी आ गए, और वह सब कुछ न कुछ व्यापार करने लगे। कुछ ऐसा चलते चलते थोड़ी दिन बाद, कुछ सालों बाद, यहाँ पे फ्रांस का कब्जा हो गया। और जब यहाँ फ्रांस का कब्जा हुआ तो उसने पहले कब्जा नहीं किया, पहले उसने जनता को बोला। फ्रांस ने यहाँ पर क्या किया, व्यापार करने के मकसद से आया था, लेकिन वहां की जनता को देखा कि राजा भी डील सिलाई कर रहे हैं, जनता भी डील सिलाई कर रहे हैं, तो उसने एक योजना के तहत सभी जनता को एक किया, और व्यापारी और पादरी का सहयोग लिया, और उसे बोला कि मैं देश में अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं लाऊंगा। इसके तहत हमें राजा से एक मीटिंग करनी है। तो फ्रांस के जो फ्रांसीसी थे वो राजा के पास गए, और राजा के पास जाने के बाद उन्होंने राजा से कहा
कि आपकी सैन्य व्यवस्था अच्छी नहीं है, आपकी सैन्य व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो ये ऐसा करते हैं कि हम अपना सेना हिंद चीन में लाते हैं। तो राजा ने इस बात के लिए हाँ कर दिया, राजा ने इस बात के लिए हाँ कर दिया। अब यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे जब फ्रांसीसी सेना आई तो कुछ दिनों के बाद इस राजा को, हिंद चीन के राजा को ही बंदी बना लिया, हिंद चीन के राजा को ही बंदी बना लिया, और वहां पे सरकार फ्रांस का बन गया, वहां पे शासक फ्रांस करने लगा और हिंद चीन फ्रांस का गुलाम हो गया, हिंद चीन फ्रांस का गुलाम हो गया। हिंद चीन हिंद चीन हिंद चीन फ्रांस का उपनिवेश बन गया, उपनिवेश बन गया। उपनिवेश मतलब गुलाम बन गया, गुलाम बन गया। क्या बन गया? गुलाम बन गया। और गुलाम बनने के बाद यहां पर इन्होंने व्यापारिक और पादरीन को खुली छूट दी और किसानों का शोषण करने लगा। किसानों को क्या करने लगा? शोषण करने लगा। किसानों का शोषण करते करते इतना शोषण किया कि 1930-35 के आसपास आते आते दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक क्षेत्र बन गया। दुनिया का, यहां देखते हैं, यहां इन्होंने क्या किया? किसानों का शोषण करने लगा और यहां पे इन्होंने अच्छी कृषि के लिए, अच्छी कृषि के लिए नहर बनाए, नहर बनवाया। और यहाँ पे इन्होंने किसानों का शोषण तो कर ही रहा था, किसानों का शोषण तो कर ही रहा था। तो इतना ज्यादा किसानों का, इतना ज्यादा यहाँ पे शोषण हुआ कि 1931 में विश्व का सबसे ज्यादा चावल उत्पादन क्षेत्र था। विश्व का सबसे ज्यादा चावल उत्पादक होने लगा वियतनाम से। कहां से? वियतनाम से विश्व का सबसे ज्यादा चावल उत्पादक होता था। और यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे व्यवस्थाएं लगाए और उन्होंने पादरी और व्यापारियों को छूट दे दी, पादरी और व्यापारियों को छूट दे दी और नहर बनवाए, कृषि के लिए नहर बनवाए और किसानों का शोषण करने लगे। शोषण कैसे करते थे? तो जब किसान अनाज उपजाता था तो उससे तो पहले तीन हिस्सा लगाता था और 2 हिस्सा वो ले लेते थे। उस पर भी क्या हुआ, जहां खेती नहीं भी होती थी वहां जबरन उनसे खेती करवाई जाती थी हिंद चीन वाले लोगों से। जहां खेती नहीं भी होती थी वहां सिंचाई व्यवस्था बनवाकर वहां भी खेती करवाता था और अधिक पैदावार लेता था। और यहाँ पे मुख्य रूप से चावल और रबड़ की खेती होती थी, मुख्य रूप से चावल और रबड़ की खेती होती थी। और किसान से जबरन काम करवाकर इतना पैदावार ले लिया कि 1931 ईस्वी में वियतनाम, हिंद चीन दुनिया का सबसे पहला स्थान था चावल उत्पादक क्षेत्र में। दुनिया का सबसे ज्यादा चावल उत्पादक हिंद चीन से हो रहा था। और इन्होंने, फ्रांसीसियों ने क्या किया? स्कूल में फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा देने लगा, फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा देने लगा, जिससे वहां की जनता और भड़क गई। और फ्रांस, हिंद चीन का नाम बदलकर फ्रांसीसियों ने फ्रेंच इंडो चाइना रख दिया। फ्रांसीसियों ने हिंद चीन का नाम बदलकर क्या कर दिया? फ्रेंच इंडो चाइना रख दिया। हिंद चीन में फ्रांसीसी का उपनिवेश का कारण क्या था? मतलब कि यह जो यहाँ फ्रांसीसियों का उपनिवेश का कारण क्या था, यानी यहाँ पे उसका बनने का क्या कारण था वो देखेंगे। उसका बनने का 4 कारण था: राजनीतिक कारण, समाजवाद, आर्थिक एवं धार्मिक कारण। तो पहले देखते हैं राजनीतिक कारण। यह था, यहां से व्यापार करना उन लोग के लिए आसान था, यहां से व्यापार करना उन लोग के लिए आसान था। समुद्री रास्ते से वो लोग यहां से व्यापार आसानी से कर सकते थे, इसीलिए राजनीतिक के तौर पर यह जगह उसके लिए सुरक्षित भी था और सेफ भी था, और यहां से व्यापार करना उन लोग को आसान हो रहा था। और दूसरा था समाजवाद। तो समाजवाद का कारण क्या था? तो फ्रांसीसियों को लगता था कि हिंद चीन वालों के पास दिमाग नहीं है, हिंद चीन वालों के पास दिमाग नहीं है और हम लोग के पास बहुत ज्यादा दिमाग है, जिससे हम लोग इस पे राज कर सकते हैं। और फ्रांसीसियों का कहना था कि हमें भगवान ने भेजा है तुम लोग का शोषण करने, तुम लोग पे राज करने। किसने भेजा है? भगवान ने भेजा है। और उसके बाद तीसरा कारण था आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या था? यहाँ पर हिंद चीन में धान, रबड़ की खेती होती थी और यहाँ का मुख्य जो था आर्थिक था वो कृषि और बागबाना था। क्या था? बागबाना था, जो यहाँ मुख्य रूप से इसका आर्थिक था। और यहाँ पे धान और रबड़ की खेती होती थी। यहाँ से टीन, टंगस्टन, कोयला, जस्ता भी निकलता था।
जिस पर इन्होंने आर्थिक शोषण के तहत हिंद चीन पर फ्रांसीसियों ने कब्जा कर लिया और कोयला, जस्ता, टीन और इस सब पे जितना भी यहाँ धातुएं उगती थी वो सब पे कब्जा करके सारा कुछ अपने अधिकार में ले लिया। और यहाँ पे नहर बना के, हम पहले ही बोल चुके हैं कि इन्होंने पैदावार को अधिक कर दिया, जिससे यहाँ के व्यापार अधिक होने लगी यहाँ से। और यहाँ के जो किसाने थे उन पर थोड़ा सा असर पड़ने लगा, क्योंकि जितना अनाज उपजाता था उसमें से आधा से ज्यादा 3 कोना फ्रांसीसी लेके चले जाते थे और वहां के मजदूरों से बेगारी करवाते थे। क्या करवाते थे? बेगारी करवाते थे। अब बेगारी क्या होता है? बेगारी होता है कि यहाँ के मजदूरों को उठाते थे और फ्रांस लेके जाते थे और यहाँ के मजदूरों को खटवाते थे और कोई पैसा, कोई सैलरी नहीं दिया जाता था, तो उसे बेगारी कहा जाता है। अब होता क्या था, यहाँ के जो मजदूर थे वो काम करने में बहुत अच्छे थे, इसीलिए यहाँ के मजदूरों को जबरन उठा के फ्रांस ले जाया जाता था और वहां जबरदस्ती काम करवाया जाता था। वहां क्या होता था? जबरदस्ती काम करवाया जाता था और कोई सैलरी, कोई मतलब कुछ नहीं देता था, तो उसे बेगारी कहा जाता था। और यहाँ मुख्य रूप से इसका सबसे आर्थिक रूप था कृषि और बागबाना, यहाँ से इसका आर्थिक चलता था। और यहाँ पर इन्होंने क्या क्या, नहर बनाकर रबड़ की खेती करवाई, धान की खेती करवाई और यहाँ पे जितने कोयला, जस्ता, टंगस्टन, टीन था, सब पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। अगला देखते हैं। अब धार्मिक कारण क्या था? अब धार्मिक कारण था, यहाँ पर बौद्ध धर्म स्थलीय था, बौद्ध धर्म बलीय था, या बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे हिंद चीन में। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने इस धर्म को नकारने लगा, इस धर्म को नकारने लगा, जिससे यहाँ धार्मिक कारण भी बना। आर्थिक कारण में क्या हुआ? धान, रबड़, टंगस्टन एवं कोयला, जस्ता पर इन्होंने अपना अधिकार कर लिया। समाजवाद क्या हुआ? तो यहाँ के इसको, फ्रांसीसियों को लगता था मेरे पास दिमाग है, उसके पास दिमाग नहीं है, और उसको लगता था कि हमें भगवान ने भेजा उसकी रक्षा करने या शोषण करने। अब राजनीतिक कारण क्या था? यहाँ से इसको व्यापार करने में सुरक्षित था, आसान था, सेफ था और अच्छा भी था, और यहाँ पे उसे आसानी से सब कुछ मिल जाता था। अब अगला देखते हैं। अगला था अन्नाम। एक जगह था, वियतनाम को जब 3 भागों में बांटा गया था, तो उसमें पहला भाग था अन्नाम, टोकिन और कोचिचिन। 3 भागों में बांटा गया था, तो उसमें पहला भाग था अन्नाम। अब अन्नाम देखते हैं। अन्नाम का दूसरा नाम चंपा था। इन्होंने कच्चे माल की भी आपूर्ति कर ली। कहां से? हिंद चीन से फ्रांसीसियों ने। अब यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे विवाद बढ़ने लगा और हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास होने लगा। क्या हुआ? राष्ट्रवाद का विकास होने लगा। अब राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो अपने देश के प्रति बिना किसी लोभ और बिना किसी मोह के अपने देश के प्रति कार्य किया जाता, तो उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। इसकी शुरुआत 14वीं सदी में हुई थी। इसकी ये जो राष्ट्रवाद शब्द है वो पुनः जागरण से लिया गया है, पुनः जागरण से लिया गया है, जागरण से लिया गया है। राष्ट्रवाद का जो शब्द है वो पुनः जागरण से लिया गया है, और पुनः जागरण की शुरुआत 14वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक के विकास को पुनः जागरण कहा जाता है। अब इसके दौरान यहाँ से क्या हुआ? कच्चे माल की आपूर्ति, टीन, जस्ता, टंगस्टन आदि चीजों का जब शोषण करने लगा, किसानों का शोषण करने लगा, तो धीरे धीरे यहाँ पर राष्ट्रवाद का उदय होने लगा, राष्ट्रवाद का विकास होने लगा। तो उसमें एक नेता था फान बोई चाओ। 1903 ईस्वी में एक नेता था फान बोई चाओ, जिन्होंने एक क्रांतिकारी संगठन बनाया अपने देश में राष्ट्रवाद करने के लिए। उस संगठन का नाम था दुई तान होई संगठन, दुई तान होई संगठन। उस संगठन का नाम था दुई तान होई संगठन, और इस संगठन का नेता बनाया गया क्वांग को। फान बोई चाओ द्वारा जो संगठन बनाया गया, उस संगठन का क्या नाम था? दुई तान होई संगठन, और उस संगठन का नेता बनाया गया क्वांग दे को, क्वांग दे को। और फान बोई चाओ ने एक किताब लिखा, फान बोई चाओ ने एक किताब लिखा जिस किताब का नाम था द हिस्ट्री ऑफ द लॉस्ट वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस्ट वियतनाम। और उसके बाद कुछ दिन बाद, दिन था 1914, जब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआती के समय में, जब 1914 में प्रथम विश्व शुरुआत हुआ, तो उसमें फ्रांसीसियों ने क्या किया? फ्रांसीसियों ने क्या किया कि ये हिंद चीन की जो युवाएं थी उनको सेना में भर्ती करने लगा, सेना में भर्ती करने लगा, और उन सब को प्रथम विश्व युद्ध में उतार दिया गया। सेना में भर्ती कर प्रथम विश्व युद्ध में उतार दिया गया, और उन लोग को, वियतनामी को आगे रखा गया, और उसे कहा गया कि हम लोग तुम्हारा भगवान का भेजा हुआ दूत हैं, हम लोग का रक्षा करना तुम लोग का देन है। किसका कहना था? फ्रांसीसियों का कहना था कि हम लोग भगवान का भेजा हुआ दूत हैं, इसीलिए हम लोग का रक्षा करना तुम्हारा फर्ज है।
और उन लोग को प्रथम विश्व युद्ध में आगे की ओर रखा गया, जिससे वहां प्रथम विश्व युद्ध में बहुत सारे हिंद चीन के लोग मारे भी गए। अब अगला क्या हुआ, हिंद चीन के मजदूर जो थे उसे बेगारी करवाने लगे। हम पहले ही बता चुके हैं कि वह जो मजदूर थे उसे क्या करवाने लगे, बेगारी करवाने लगे। अब फिर 1914 में ही एक दल बना जिसका नाम था वियतनामी राष्ट्रवादी दल। अब राष्ट्रवादी तो हम बता चुके हैं क्या है, देश के प्रति बिना किसी लोभ के कार्य करना क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद या राष्ट्रवादी दल कहलाता है। अब 1914 में एक वियतनामी राष्ट्रीय दल बना और 1917 में वियतनाम में एक व्यक्ति आया जिसका नाम था न्यूगॉन आई बॉन, जिसका बचपन का नाम था न्यूगॉन आई बॉन। जब बड़े हुए तो उसका नाम रखाया हो ची मिन। बड़े होकर उसका नाम क्या रखाया, हो ची मिन। और हो ची मिन का जन्म 1890 ईस्वी पेरिस में हुआ था और इसका बचपन का नाम न्यूगॉन आई बॉन था। बाद में इसका नाम हो ची मिन पड़ा, बचपन में इसका नाम न्यूगॉन आई बॉन था और इसका जन्म 1890 ईस्वी पेरिस में हुआ था। और पेरिस में इन्होंने ही समाजवादी संगठन बनाया, एक समाजवादी संगठन बनाया और वियतनामी क्रांतिकारी दल, और इन्होंने हो ची मिन ने एक क्रांतिकारी दल बनाया 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल 1925 ईस्वी। और 1925 ईस्वी के बाद जितने भी वियतनामी लोग थे, जितने भी संगठनकर्ता लोग थे या जितने भी राष्ट्रवादी लोग थे, वह सारे बिखरे हुए थे। सारे क्या थे, बिखरे हुए थे। उन सभी को एक किया और सबको एक करने के लिए हो ची मिन ने 1903 ईस्वी में बिखरे हुए संगठन को एक किया। सबको एक कर 1930 ईस्वी में उन्होंने सबको इकट्ठा किया और एक गुट बनाया। उस गुट का नाम था वियतनामी कांग सांग देन। और इस संगठन के बाद, वियतनामी कांग सांग देन के बाद, अब यहां ध्यान, 1930 में नया गुट बनले वियतनामी कांग सांग देन, हो ची मिन द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध। अब वहां से क्यों होले, द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गए 1939 में। 1939 में द्वितीय विश्व स्टार्ट होले और द्वितीय विश्व युद्ध के पहले ही शुरुआती युद्ध में 1940 ईस्वी में, 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस हारी गए। फ्रांस क्या हुआ, हार गया। पूरी तरह से फ्रांस क्या हुआ, हार गया। फ्रांस और जापान के बीच संधि था, अगर तुम हार जाता तो तुम्हारा जो जीता हुआ जगह है वो मेरा हो जाएगा। तो जहां फ्रांस मतलब राज करी लले वहां फ्रांस हरी गले। तो फ्रांस जब हरी गले तो फ्रांस के जहां कब्जा चले वहां जापान के कब्जा होगी, यानी किसका कब्जा हो गया, जापान का कब्जा हो गया। और जापान की सेना हिंद चीन में आ गया और उसका नाम रखाया वियतनामी स्वतंत्रता लीग, वियतनामी स्वतंत्रता लीग। और उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिन बीता ही था, जापान यहां हिंद चीन में आकर अपना राज विस्तार कर ही रहा था। उसी समय जब हिंद चीन में जापान अपना राज विस्तार कर रहा था, तो उसी समय अचानक से अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु हमले किए, एक 6 अगस्त को और एक 9 अगस्त को। जो पहला बम गिराया गया वो हिरोशिमा पर, दूसरा जो बम गिराया गया वो नागासाकी पे। और इससे क्या हुआ, पूरे जापान में हड़कंप मच गया और जो सेना यहाँ पे बची हुई थी वो अपने देश लौट गए। और 2 सितंबर 1945 को हुई हिंद चीन अपनी आजादी की घोषणा कर दी और फाइनली 1945 में ही हिंद चीन आजाद हो गया। हिंद चीन आजाद हो गया। लेकिन आजाद होने के बाद वियतनाम 2 भागों में टूट गया। पहला था उत्तरी वियतनाम और एक था दक्षिणी वियतनाम। दक्षिणी वियतनाम। अब दक्षिणी वियतनाम का नेता था हो ची मिन और उत्तरी वियतनाम का राजा था बो दाई। अब यहां पे क्या हुआ, जब पूरी तरह से हिंद चीन आजाद हो गया
तो वियतनाम दो भागों में बट गया और उसमें से पहला भाग था उत्तरी वियतनाम जो अमेरिका के फेवर में था, अमेरिका के फेवर में था, और एक था दक्षिणी वियतनाम, और एक था दक्षिणी वियतनाम। अब हुआ क्या कि उत्तरी वियतनाम का रक्षा करता था अमेरिका और बो दाई को यहां से सप्लाई करता था हथियार। क्या करता था? हथियार सप्लाई करता था और उसी हथियार से दक्षिण वियतनाम पर बो दाई हमला करते रहता था। लेकिन दक्षिणी वियतनाम में एक गांव था जिसका नाम था माइली। दक्षिणी वियतनाम में ही एक गांव था जिसका नाम था माइली, जिसका नाम था माइली, और दक्षिण वियतनाम का राजा था हो ची मिन। अब हुआ क्या हुआ, दक्षिणी वियतनाम में एक गांव था माइली, माइली। अब यहां पे क्या हुआ कि अमेरिकी सेना, अमेरिकी सेना आती है और पूरे गांव को घेर लेती है, पूरे गांव को घेर लेती है। और यहां पर जितने भी पुरुष थे, यहां पर जितने भी पुरुष थे उन सभी को मार डाला, और जितने भी औरत थे और लड़कियां थी उन सबको बंदी बनाकर सामूहिक बलात्कार किया, सामूहिक बलात्कार किया, और सब फिर उन लोग को भी मार दिया और फिर गांव में आग लगा दिया, गांव में आग लगा दिया। और इसी आग के बीच आग में लाशों के बीच दबा एक बूढ़ा व्यक्ति जिंदा बच गया जिसने इस घटना का उजागर किया था। और उसी घटना से अमेरिकी सेना की आलोचना पूरे विश्व में होने लगी, और इसी आलोचना से